नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं बंसल न्यूज। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। रायपुर से खबर है, राज्यपाल अनुसुईया उइके ने सीएम शिवराज को एक पत्र लिखा है। बालाघाट कथित एनकाउंटर मामले को लेकर यह पत्र लिखा गया है। राज्यपाल ने घटना की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। पीड़ित परिवार को मुआवजा देने की मांग भी की। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने झाम सिंह ध्रुवे की मृत्यु की घटना की उच्च स्तरीय जांच की मांग की गई है और पीड़ित परिवार को मुआवजा दिलाने की मांग भी मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान से की है। उन्होंने पत्र के जरिए ये मांग रखी है। अधिक जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे हमारे विशेष संवाददाता मोहन तिवारी से। मोहन, इससे पहले मंत्री मोहम्मद अकबर ने सीएम शिवराज को पत्र लिखा था, लेकिन अब राज्यपाल अनुसुईया उइके ने लिखा है, तो ये मामला काफी गर्माता जा रहा है, तूल पकड़ रहा है। देखिए, अब ये मांग पूरे छत्तीसगढ़ की हो गई है, क्योंकि छत्तीसगढ़ इस बात को भली भांति समझ रहा है कि वहाँ की परिस्थितियों और प्राथमिक जानकारी के हिसाब से ये तय है कि झाम सिंह अपने साथियों के साथ मध्य प्रदेश के उस सीमा में गया था, तो वो मछली पकड़ने की नीयत से गया था और उसे पुलिस ने बिना पूछताछ किए, बिना किसी अपराध के अचानक उस पर गोली बारी कर दी, जिसमें उसकी मौत हो गई। तो इस पूरे मामले की जांच की ज़रूरत है और इसीलिए हमने देखा कि वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने पहले पत्र लिखा। उसके बाद कल राज्यपाल ने इस पूरे मामले की स्थिति की जानकारी वन मंत्री से ली थी और उसके बाद राज्यपाल ने मध्य प्रदेश के राज्यपाल से बात करने की बात कही थी। अब उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह को पत्र लिखकर ये मांग की है कि क्योंकि परिस्थितियां ऐसी दिखाई दे रही हैं कि इसमें जांच की ज़रूरत है, इसलिए इसकी उच्च स्तरीय जांच हो और मुआवजा भी मध्य प्रदेश सरकार इस आदिवासी को दे। तो इस संबंध में एक पत्र लिखकर राज्यपाल अनुसुईया उइके ने अपनी भावनाओं से अवगत कराया है, छत्तीसगढ़ की भावनाओं से अवगत कराया है। और क्योंकि ये एक राजनीतिक मसला भी बनता हुआ दिख रहा है, क्योंकि अब तक इसमें कोई जांच इंक्वायरी गठित नहीं की गई है और इसीलिए उन्होंने अपनी ओर से मांग की है। आज मोहम्मद अकबर ने जो है पीड़ित परिवारों से मिलने का भी फैसला लिया है। राज्य सरकार लगातार अपनी ओर से मांग कर रही है, तो मांगों का सिलसिला जारी है, लेकिन मध्य प्रदेश की ओर से कोई जवाब नहीं आने के कारण ये जो पूरा मामला है वो पेचीदा हो गया है, राजनीतिक रूप लेता हुआ भी दिखाई दे रहा है और ऐसे में इस पूरे मामले की जांच की ज़रूरत बनी हुई है। जी, हमारे साथ कुछ और खबरों पर हम आपसे जानकारी लेंगे। तो जिस तरीके से मोहन बता रहे थे कि ये मांग अब पूरे छत्तीसगढ़ की हो गई है, राजनीतिक रूप इस मसले ने अब ले लिया है। इससे पहले मोहम्मद अकबर ने भी पत्र लिखकर मांग की थी, सीएम शिवराज को पत्र लिखा था, 2 पत्र लिखे थे और उसके बाद अब राज्यपाल अनुसुईया उइके ने भी सीएम शिवराज को पत्र लिखा है, मांग की है कि इस घटना की उच्च स्तरीय जांच हो, पीड़ित परिवार को मुआवजा मिले। बालाघाट पुलिस के कथित एनकाउंटर में मारे गए झाम सिंह ध्रुवे के मामले में छत्तीसगढ़ की सरकार भी लगातार मध्य प्रदेश की सरकार पर सवाल उठा रही है। छत्तीसगढ़ के वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने मध्य प्रदेश की सरकार को 3 पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग भी की। मंत्री मोहम्मद अकबर पीड़ित परिवार से मिलने भी जा रहे हैं। बंसल न्यूज से बातचीत में उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश की सरकार सहयोग नहीं कर रही। कवर्धा के निवासी झाम सिंह ध्रुवे की मध्य प्रदेश पुलिस के द्वारा हत्या का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। छत्तीसगढ़ की कोशिश है कि इस पूरे मामले की जांच की जाए और हमने देखा कि 1-2 दिन के डेवलपमेंट में 2 पत्र 24 घंटे में वन मंत्री ने लगातार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को लिखे हैं। इसके बाद राज्यपाल ने भी अब हस्तक्षेप किया है। ऐसे में वन मंत्री मोहम्मद अकबर क्या सोचते हैं और वो आगे क्या कार्रवाई करने वाले हैं, इस संबंध में बात करने के लिए हमारे साथ वन मंत्री जी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। मंत्री जी, आप लगातार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन क्या मध्य प्रदेश सरकार का रवैया उतना सहयोगात्मक नहीं है, जिससे अभी तक इसमें कुछ नहीं हो पाया है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिसकी मृत्यु हुई है उसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, कभी किसी मामले में इन्वॉल्व नहीं रहा, किसी गतिविधि में शामिल कभी नहीं रहा और वो मछली मारने के लिए मध्य प्रदेश की सीमा में गए थे। लौटते में जैसे कि पूरा घटनाक्रम पूरे मीडिया के साथी हमारे वहाँ गए, उन्होंने देखा। लौट के आते समय उनके ऊपर फायरिंग हुई, एक की मृत्यु हो गई, एक घर आ गया। उसके बाद अगले दिन पुलिस के लोग उसको लेके गए और उसको शव उसका सौंपा गया। हमारा ये कहना है कि एक निर्दोष आदिवासी की मृत्यु हुई है और इसको तत्काल गंभीरता से लेते हुए, क्योंकि वो मेरा विधानसभा भी है और छत्तीसगढ़ का निवासी है, तो मैंने तत्काल एक पत्र
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को लिखा, साथ में गृह मंत्री जी को भी मैंने पत्र लिख के मांग किया कि भाई इस संबंध में जांच होना चाहिए और जो पीड़ित है उसको न्याय मिले और दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। कोई जवाब नहीं आया तो मैंने दूसरा पत्र फिर से लिखा, दोबारा फिर मुख्यमंत्री जी को लिखा, गृह मंत्री जी को लिखा और उनसे उम्मीद थी कि वो कोई उसका जवाब देंगे। उनका कोई जवाब नहीं आया तो मैंने तीसरा पत्र, चूँकि हमारे जो राज्यपाल महोदया हैं वो प्रवास पर हैं, मध्य प्रदेश पर ही हैं, छिंदवाड़ा गई हुई हैं, तो मैंने उनको फिर पत्र लिखा और पूरी जानकारी दूरभाष के जरिए, मोबाइल के जरिए मैंने बताई। उन्होंने बड़ा गंभीरता से लिया और उन्होंने कहा कि ये पूरी जानकारी आप मुझको भेजें। तो 2 पत्र जो मैंने पहले प्रेषित किया था उसके साथ और जो हमने कबीरधाम जिले में जांच करवाई थी, एसडीएम की जांच रिपोर्ट के आधार पर कलेक्टर ने जो रिपोर्ट दिया वो सारी प्रतियां मैंने राज्यपाल महोदय को प्रेषित किया और उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि मैं यहाँ के जो गवर्नर हैं उनसे बातचीत करके इसमें निश्चित कोई कार्रवाई के लिए कहूँगी। तो ये थे वन मंत्री मोहम्मद अकबर जी, जिनका साफ तौर पर यही कहना है कि झाम सिंह की जो मौत हुई है इस पूरे मामले में जांच होनी चाहिए और निर्दोष की हत्या के लिए जो दोषी हैं उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे में मध्य प्रदेश सरकार जल्द से जल्द कदम उठाए। कैमरामैन योगेश राव के साथ मोहन तिवारी, बंसल न्यूज़, रायपुर। छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके ने भी इस मामले में संज्ञान लिया है। तो मध्य प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग ने डीजीपी जबलपुर, आईजी और बालाघाट के एसपी से 3 हफ्ते में डिटेल रिपोर्ट मांगी है। 6 सितंबर को मध्य प्रदेश पुलिस ने झाम सिंह को नक्सली समझते हुए एमपी छत्तीसगढ़ की बॉर्डर पर मार गिराया था। तो हम देख रहे हैं इस मसले को लेकर दोनों ही सरकारों के बीच अब राजनीतिक गतिविधियां चल रही हैं। जिस तरीके से पत्र यहां पर लिखे जा रहे हैं, मोहम्मद अकबर ने 3 पत्र लिखे और आज राज्यपाल अनुसुईया उइके ने पत्र लिखा है सीएम शिवराज को। रायपुर से खबर, मनमानी फीस वसूल नहीं कर सकेंगे निजी अस्पताल। राज्य सरकार ने कोरोना टेस्ट के लिए रेट तय किए हैं। निजी अस्पतालों और पैथोलॉजी लैब में रेट तय किए गए हैं। आरटीपीसीआर टेस्ट का शुल्क 1600 से 2200 रुपये तय किया गया है। एंटीजन रैपिड टेस्ट के लिए 900 रुपये तय किए हैं। अधिक जानकारी के लिए हम सीधे रुख करेंगे हमारे विशेष संवाददाता मोहन तिवारी का। मोहन, जिस तरीके से हम देख रहे हैं रेट को लेकर यहाँ पर अनियमितताएं नजर आ रही थी, अब सरकार ने रेट फिक्स कर दिए हैं ताकि लोगों को कोई परेशानी ना हो, दिक्कत ना हो। बिल्कुल, देखिए पहले ही कोविड के इलाज के लिए राज्य सरकार ने जब मूल्य तय किया था उस समय भी ये मांग उठ रही थी, क्योंकि टेस्टिंग के लिए अभी भी लोग जो है वो सरकारी जो जांच केंद्र बने हैं उस पर निर्भर हैं और वो प्राइवेट में इसलिए रुख नहीं कर रहे हैं क्योंकि वहाँ पर जो है जांच के नाम पर 4000 से 5000 रुपये लिए जा रहे हैं। और इसीलिए इस बात की खास ज़रूरत थी, क्योंकि दबाव जो है सरकारी जांच केंद्रों में बढ़ रहा था, लंबी लंबी कतारें जो है वो लग रही थी और जांच की रिपोर्ट भी सही समय पर नहीं मिल पा रही थी। ऐसे में लोग जो है निजी जो लैब है वहाँ पर भी जांच करा सकें और बीमारी के जल्द से जल्द पता चल सके, इसलिए जो एक रेट है वो तय करने की ज़रूरत बनी हुई थी। तो अब कोविड के इलाज के साथ साथ निजी अस्पतालों में जो कोविड की जांच है उसके लिए भी मूल्य तय कर दिया गया है। जो अनाप शनाप वसूली निजी अस्पतालों के द्वारा की जा रही थी उस पर अंकुश लगाने के लिए ये बड़ा फैसला लिया गया है। इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है और इससे जो रेट है उससे अधिक लेने वालों पर कार्रवाई भी की जाएगी। तो एक कोशिश है कि जल्द से जल्द जांच हो और जांच की रिपोर्ट लोगों को मिल सके। तो एक सुविधा देने के लिए एक जो न्यूनतम दर है वो तय कर दी गई है। जी मोहन, आपका बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। तो सुविधा देने के लिए एक न्यूनतम दर यहां पर तय कर दी गई है कोविड टेस्ट को लेकर। आपको बता दें आरटीपीसीआर टेस्ट का शुल्क 1600 से 2200 रुपये तय किया गया है। वहीं एंटीजन रैपिड टेस्ट के लिए 900 रुपये तय किए गए हैं ताकि निजी अस्पताल अपनी मनमानी फीस ना वसूल सकें। वहीं छत्तीसगढ़ में कोरोना वायरस का संक्रमण थमने का नाम नहीं ले रहा।
प्रदेश में 24 घंटे में 22 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। 24 घंटे में 3189 नए मरीज सामने आए हैं। पॉजिटिव मरीज की बात करें तो रायपुर में 717 पॉजिटिव मरीज मिले 24 घंटे में। राजनांदगांव में 398, बिलासपुर में 293, रायगढ़ में 294। प्रदेश में अब तक 73,966 कोरोना संक्रमित मरीज मिल चुके हैं। प्रदेश में कोरोना के 37,470 एक्टिव केस। वहीं संसदीय सचिव विकास उपाध्याय ने केंद्र पर आरोप लगाए हैं, लॉकडाउन में मजदूरों की मौत के आंकड़े सरकार छुपा रही है, ऐसा उनका कहना है। संसद में मजदूरों की मौत के आंकड़े नहीं दे पाई है केंद्र की सरकार, ऐसे उन्होंने आरोप लगाए। केंद्र का मजदूरों की समस्या के प्रति असंवेदनशील रुख देखने को मिला, ये भी उन्होंने कहा। छत्तीसगढ़ के मजदूरों को रोजगार मिले इसके लिए नियम बनाने की जरूरत है। लॉकडाउन के बाद प्रवासी मजदूर अपने अपने प्रदेशों को लौट रहे थे, तो कितने मजदूरों की मृत्यु हुई। कल ये सवाल इस देश के सबसे बड़ी संसद में विपक्षी के द्वारा पूछा गया। केंद्र मंत्री गंगवार जी ने इस सवाल के जवाब में उत्तर दिया कि इसका डाटा उनके पास में नहीं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आंकड़े छुपाना चाहती और भारतीय जनता पार्टी की सरकार गंभीर नहीं थी। इसीलिए एक बहुत वरिष्ठ मंत्री ने इस बात को कहा है कि कितने मजदूरों की मृत्यु हुई इसकी जानकारी उनके पास में डाटा नहीं है। एक इतने वरिष्ठ मंत्री ने इस कथन को कहा है। छत्तीसगढ़ में महानदी भवन, इंद्रावती भवन के बाद राजभवन भी कोरोना की जद में आ गया है, जहां सुरक्षा ड्यूटी में लगे 47 जवान कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिन्हें होम आइसोलेशन में भेजा गया है। राज्यपाल अनुसुईया उइके इस वक्त एहतियातन अपने पैतृक क्षेत्र छिंदवाड़ा में होम आइसोलेशन में हैं। बीते 2 दिनों में राजभवन में ड्यूटी कर रहे सुरक्षाकर्मी कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। बताया जा रहा है कि राजभवन की सुरक्षा ड्यूटी के लिए बाहर से भी बटालियन के जवान बुलाए गए थे, जिनमें 37 जवान कोरोना पॉजिटिव हो गए, जबकि 9 राजभवन के ही सुरक्षाकर्मी। राजधानी रायपुर में कोरोना संक्रमण बेकाबू हो चला है। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की तमाम हिदायत और नसीहतों के बावजूद संक्रमण के मामले थम नहीं रहे। आखिरकार इनकी वजह क्या है, जानने की कोशिश की हमारे न्यूज एडिटर अभिषेक शुक्ल ने। तो बहुत तेजी के साथ राजधानी रायपुर में कोरोना संक्रमण फैल रहा है। प्रशासन का कहना है लोग इसके लिए अलर्ट नहीं है, ना सोशल डिस्टेंस रखा जा रहा है, ना मास्क का ध्यान रखा जा रहा है। तो हम आज राजधानी में निकले यही जानने के लिए, सबसे व्यस्ततम मार्ग मालवीय रोड गोल बाजार में, कि लोग क्या सोचते हैं, लोग क्या इस बारे में मानना है कि क्यों लापरवाही हो रही है, और लापरवाही हो रही है तो किसकी तरफ से हो रही है। चलिए। नहीं, ऐसे पब्लिक की लापरवाही तो हो ही रही है, पर अब क्या कर सकते हैं, बढ़ भी रहा है। तो थोड़ा सा डिस्टेंस और रूल फॉलो करेंगे तो हो सकता है कि मतलब कि कम हो जाए। हाँ, प्रशासन से साथ साथ मैं कहूँगा कि पब्लिक की अपनी ज़्यादा लापरवाही है, उनको सब्र नहीं है, रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन ग्राहक अपने से ही थोड़ा सा उज्जतबाजी कर लेते हैं, है ना। उसके चलते हुए ये है कि भाई अभी भी देखा जाए तो हर एक के साथ 1-2 जन मिल के निकलते हैं। प्रॉपर अपन फॉलोज कर रहे हैं कि भाई सोशल डिस्टेंसिंग हो, वो आई थिंक डेट नहीं कर रही पब्लिक। मास्क नहीं लगाया? अरे मास्क भूल गया। क्या लग रहा है, मास्क नहीं लगाने से फैल रहा है? क्यों कोरोना फैल रहा है यहाँ पे? क्यों फैल रहा है पता है कुछ? पब्लिक लापरवाही कर रही है, सरकार बोल रही है। बाहर खाने कुछ डर नहीं लग रहा है भैया, सब कोई खा रहे हैं, हम भी खा रहे हैं। कोरोना हो जाएगा ऐसा डर नहीं लगता? नहीं लगता। पब्लिक लापरवाही है ना भैया। किस प्रकार की लापरवाही कर? भीड़ ज़्यादा है, लोग निकल रहे हैं एक दूसरे से। पहली तो पब्लिक लापरवाही है, उसके बाद सरकार लापरवाही। सरकार की तरफ से ये लापरवाही है कि कोई मतलब देखने वाला नहीं है कि कौन क्या कर रहा है, उनको भी देखना चाहिए। तो शहर में हम जानने निकले थे कि आखिरकार जो कोरोना फैल रहा है, लापरवाही किसकी वजह से। कई लोगों से हमने बात की, लोगों का कहना है, वो मानते भी हैं कि पब्लिक ज़्यादा लापरवाही कर रही है, ज़रूरत नहीं है फिर भी बाहर निकल रही है। हालांकि कुछ लोग सरकार को भी दोषी इसमें मानते हैं, प्रशासन को दोषी मानते हैं। कैमरामैन अखिलेश के साथ अभिषेक शुक्ल, बंसल न्यूज़, रायपुर।
तो पूरा छत्तीसगढ़ कोरोना संक्रमण से बुरी तरह प्रभावित है। मुंगेली में भी इस संकट को देखते हुए कलेक्टर ने नगरीय क्षेत्र में लॉकडाउन के आदेश दिए हैं। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में भी संक्रमण फैलने का खतरा बना हुआ है। लोरमी व्यापारी संघ ने इसे लेकर एसडीएम को ज्ञापन दिया, जिसके बाद कलेक्टर ने ग्रामीण क्षेत्रों में भी लॉकडाउन लागू कर दिया। इस दौरान इमरजेंसी सेवाएं जारी रहेंगी। फल, सब्जी, दूध, डेयरी को सुबह 7 से 11 बजे की छूट रहेगी। अब खबर जशपुर से है, जहां पर गौ सेवकों के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। गौ सेवकों के साथ हुई मारपीट के विरोध में विश्व हिंदू परिषद के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने थाने का घेराव कर दिया। गौ तस्करों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। फिलहाल पुलिस ने 14 गौ तस्करों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। आपको बता दें कि पशुओं की तस्करी के दौरान गौ सेवकों ने तस्करों का विरोध किया है। कांकेर में आदिवासी समुदाय ने अपनी मांगों को लेकर रैली निकालकर प्रदर्शन किया, जिसमें 83 गांव के हजारों आदिवासी शामिल हुए। सड़क, बिजली, पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं की मांग की। कांकेर जिले में आमाबेड़ा क्षेत्र में रैली निकाली गई। आदिवासियों ने मांगे पूरी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। सब शांत रहेंगे और उसके बाद ज्ञापन का है सुनो। नक्सलियों के खिलाफ आर पार की लड़ाई लड़ रही बस्तर पुलिस ने अब नक्सलियों को उन्हीं की भाषा में जवाब देने की तैयारी कर ली है। पुलिस ने नक्सलियों के प्रचार अभियान को बेअसर करने की रणनीति बनाई है। इसके तहत अब पुलिस बस्तर के गांव-गांव जाकर क्षेत्रीय बोली में ग्रामीणों के सामने अपनी बात रखेगी। ग्रामीणों को बताया जाएगा कि नक्सली आदिवासी और विकास के विरोधी हैं। पुलिस ने क्षेत्रीय बोली में पोस्टर और बैनर तैयार कराए हैं, जिनके जरिए नक्सलियों का असली चेहरा ग्रामीणों के बीच उजागर किया जाएगा। इसके लिए स्थानीय गोंडी बोली में बस्तर ता माटा और हल्बी में बस्तर चो आवास के नाम से अभियान शुरू किया जा रहा है। शासन की जन कल्याणकारी योजना को जनता तक पहुंचाने के लिए, साथ साथ नक्सलिट की नकारात्मक जो छवि को, उनकी साजिश को उजागर करने के लिए बस्तर पुलिस द्वारा गोंडी भाषा में बस्तर तमाटा एवं हल्बी भाषा में बस्तर चो आवाज करके एक प्रोपेगेंडा अभियान प्रारंभ की जा रही है। हमें पूरा विश्वास है इस अभियान के माध्यम से हम बस्तर की जनता को शासन की कल्याणकारी योजना के संबंध में, विकास योजना के संबंध में जागरूक करेगा और नक्सलिट की एक विकास विरोधी एवं आदिवासी विरोधी चेहरा है, बस्तर वासियों के विरुद्ध में नक्सली की एक साजिश है, उसका उजागर करके रखेगा। छत्तीसगढ़ बीजेपी कार्यकारिणी में बड़ा बदलाव होने वाला है। यही नहीं, नई कार्यकारिणी में पहले के मुकाबले में एक उपाध्यक्ष और प्रदेश मंत्री भी ज्यादा नजर आएंगे। बीजेपी हाईकमान ने इसकी मंजूरी प्रदेश संगठन को दे दी है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय के मुताबिक जल्द ही कार्यकारिणी की घोषणा होगी। उसके बाद मोर्चा प्रकोष्ठों में नियुक्तियां होंगी। बता दें कि विष्णुदेव साय के नए प्रदेश अध्यक्ष बनने के कई महीने बाद भी नई कार्यकारिणी नहीं बनी। ऐसा नहीं है, बहुत जल्दी प्रदेश कार्य समिति आएगी और उसमें नए चेहरे भी रहेंगे। हाँ, मिला जुला रहेगा, प्रयास करेंगे कि अधिक से अधिक नए चेहरे आए। मंत्री और एक उपाध्यक्ष बढ़ाने का निर्देश हुआ है ऊपर से, वो बढ़ाएंगे। तो सब मिलजुल के रायशुमारी करके करते हैं, अपने वरिष्ठों से सलाह मशवरा करके। छत्तीसगढ़ का चिटफंड घोटाला एक बार फिर चर्चाओं में है। छत्तीसगढ़ अभिकर्ता एवं उपभोक्ता सेवा संघ ने आज प्रदेशव्यापी धरना प्रदर्शन किया। चिटफंड कंपनी के निवेशकों की रकम वापस लाने की मांग की। संघ के मुताबिक सरकार ने चुनावी घोषणा पत्र में निवेशकों की डूबी रकम वापस लाने का वादा किया है। सरकार बने 2 साल पूरे होने के बाद भी ये वादा अधूरा है। सरकार को वादा याद दिलाने के लिए प्रदेश के सभी मुख्यालयों में धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। मतलब चिटफंड कंपनियां चली थी, उसके वापसी के विरोध में निवेशकों एवं अभिकर्ताओं द्वारा छत्तीसगढ़ शासन के चुनावी घोषणा पत्र में जो 34 नंबर कॉलम पे दिया गया था कि कांग्रेस की सरकार आने पर निवेशकों का पैसा वापस किया जाएगा, जिसमें शासन को 2 साल होने के बावजूद
कांग्रेस की शासन को 2 साल होने के बावजूद किसी भी निवेशक का कोई पैसा वापस नहीं हुआ है जी। इसलिए निवेशकों की रकम वापसी की देरी के विरोध में पूरे छत्तीसगढ़ में 27 जिलों में एक ही समय पर सभी जिलों में धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। पूरे छत्तीसगढ़ में चिटफंड घोटाले की गूंज सुनाई दी है। अभिकर्ता एवं उपभोक्ता सेवा संघ ने सभी जिला कार्यालयों में धरना प्रदर्शन किया। बस्तर में भी चिटफंड कंपनियों के निवेशकों का पैसा वापस लाने की मांग की जा रही है। संघ का कहना है कि सरकार ने चुनावी घोषणा पत्र में निवेशकों का पैसा वापस लाने की मांग रखी थी, लेकिन करीब 2 साल बाद भी वादा अधूरा है। जशपुर में जिला प्रशासन ग्रामीणों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ कर रहा है। बताया जा रहा है कि जिले के पीडीएस दुकानों में पहुंचा चावल इतना घटिया है कि साफ करने के बाद भी खाने लायक नहीं है। इसके बाद भी अफसरों ने जानबूझकर गरीबों को बांटने दुकानों में खराब चावल भेज दिया। विकासखंड दुलदुला क्षेत्र के ग्राम पंचायत विपतपुर में लगभग 120 क्विंटल यानी 241 बोरी खराब चावल की सप्लाई की गई। ये चावल जिंदल एग्रो प्रोडक्ट केशव नगर का विश्रामपुर से जशपुर वेयरहाउस में आया। छत्तीसगढ़ की सरकार तेंदुपत्ता संग्राहकों को उनकी उपज के वाजिब दाम दिलाने की हर संभव कोशिशों में जुटी हुई है। हालांकि कोंडागांव के कई तेंदुपत्ता संग्राहकों को इसके लिए भटकना पड़ रहा है। सरकारी कार्यालय के कई चक्कर काटने पर भी उन्हें वापस लौटाया जा रहा है। धमतरी में वन विभाग में कई एकड़ जंगल की जमीन कब्जा मुक्त कराई गई है। साल 2015 से ही दुगली वन परिक्षेत्र में कई परिवार घर बनाकर रहने लगे। इनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी। जंगल में पेड़ों की अवैध कटाई के मामले भी लगातार सामने आ रहे थे। वन भूमि पर कब्जे की आशंका थी, जिसके चलते वन विभाग ने अभियान चलाकर 215 परिवारों के करीब 400 लोगों का अवैध कब्जा हटाया। राजनांदगांव के ऐतिहासिक रानी सागर और बूढ़ा तालाब में नगर निगम एक नया प्रयोग करने जा रहा है। नगर निगम यहां सोलर ट्री लगा रहा है, जिसकी बिजली से त्रिवेणी परिसर और पुष्प वाटिका के गार्डन रोशन होंगे। सोलर ट्री अपने अनोखे डिजाइन के चलते सैलानियों के आकर्षण का केंद्र भी बना हुआ है। नगर निगम के मुताबिक इस नए प्रयोग से बिजली सप्लाई बाधित होने पर सोलर एनर्जी का इस्तेमाल किया जा सकेगा। सोलर ट्री में कुल 20 शाखाएं हैं, जिनसे पैदा होने वाली बिजली सोलर प्लांट में संग्रहित की जाएगी। बालोद के कोविड सेंटर में भर्ती मरीजों के चेहरे पर उस वक्त खुशी आ गई जब कोविड सेंटर में नए और पुराने तराने गूंज उठे। संगीत की ऐसी महफिल सजी कि मरीज खुशी से झूमने लगे। दरअसल पाकुरभाट कोविड सेंटर में भर्ती मरीज मनोरंजन के साधन न होने से बोर हो रहे थे। फिर क्या था, इस बात का ख्याल रखा कलेक्टर जन्मेजय मोहबे ने और ऑर्केस्ट्रा के कलाकारों को लेकर सेंटर पहुंच गए। कांकेर में रहवासी इलाके में हाथियों का दल पहुंचा है। जंगल में भटककर मुरमतरा गांव पहुंचा है 20 हाथियों का दल। किसानों की धान की फसल को हाथियों ने काफ़ी नुकसान पहुंचाया है। वन अधिकारियों की ग्रामीणों से अपील है कि घरों से बाहर न निकलें। नहरपुर वन क्षेत्र के मुरमतरा गांव का ये मामला। महू का